एग्जाम से पहले जब हम प्रिपरेशन मोड में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें आता है, हमें याद भी रह जाएगा, बट जस्ट बिफोर एग्जाम हम कुछ रिकॉल नहीं कर पाते, जो हमने पढ़ा था सारा गायब हो जाता है, पता ही नहीं है एग्जाम में आएगा क्या, लिख के क्या आएंगे। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ आती है। तो यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट का रहेगा, जिसमें मोटी मोटी बात खत्म हो जाएगी। 5 मिनट से ऊपर एक्सीड करे तो आप मान के चलना कि एंड में थोड़ा सा मार्केटिंग का सिस्टम चलेगा, तो वो आप स्किप करना चाहो कर देना। बट अब 5 मिनट के अंदर एक लर्निंग स्टाइल आपका चेंज कर लेंगे, और अगर आप वही फॉलो कर रहे हो तो आप मैच भी कर लोगे। तो अभी होता क्या है, अब मैं आपको एक मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बताने वाली हूँ। आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहीं और से देके बिना आपको सिर्फ माइंड में सोचना है। हर एक क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा पॉज लेना है, आंसर अपने माइंड में ही सोचना, और कोई करेक्ट आंसर आपको गूगल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज एंड इन विच ईयर। दूसरा क्वेश्चन, ये वीडियो आप पॉज कर करके चलना। दूसरा क्वेश्चन है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom। तीसरा, विच सेशन ऑफ द आईएनसी अडॉप्टेड द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। चौथा, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थलाइट एंड आई शैल हैव इट। ये 4 क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा पॉज लेके इसको समझना है। अगर आपको सिर्फ यही याद आ रहा है कि ये आपकी किताब में कहाँ थे, इसका मतलब है आपके माइंड में ना एक इल्यूजन क्रिएट हो रखा है कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। क्योंकि हमें ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें स्वराज इज माई बर्थ आई शैल हैव इट, मुझे ये याद आ सकता है कि हाँ स्पेक्ट्रम के ये वाले चैप्टर में इस जगह ये किताब में लिखा हुआ है, बट ये फैक्ट क्या है, किसके बारे में है, या इस स्लोगन को किसने दिया था, वो रिकॉल करना ना मुश्किल हो जाता है। इसको ट्रू लर्निंग नहीं कहते हैं। ये है कि आप फेमिलियर हो इस टर्म से। बहुत बार ऐसी चीजें होती है ना जो एग्जाम में आती है, हमें लगता है कि हाँ फेमिलियर तो है हमें, पर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होता है, बट हमें एग्जैक्ट फैक्ट क्या है वो याद नहीं आ रहा होता। तो इसे कहते हैं फेमिलियरिटी। इसमें आपको अच्छे से आपकी मास्टरी नहीं हुई है जो आपने पढ़ा है। अब उस चीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप याद नहीं कर पा रहे एग्जाम टाइम में, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगता है आता है, बट चारों ऑप्शन देख के एक तो हम कंफ्यूज इतने इस वजह से भी हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार चारों ही ऑप्शन ठीक है, या फिर आसपास के ऑप्शंस लगते हैं, उसमें हमारी कंफ्यूजन हो जाती है। ये क्या होता है, इल्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हो गया कि मान लो आपने क्या किया ना, एक पैराग्राफ पढ़ा और उस पैराग्राफ को आपने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब उसी पैराग्राफ को आपने हाईलाइट किया और इसको 3 बार पढ़ लिया। अब आपको लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है, क्योंकि उसी टाइम आपने वो पैराग्राफ पढ़ा है, उसी टाइम आपने हाईलाइट भी किया और तीनों बार आपने उसी टाइम पढ़ लिया, तो आपको वो आसान लग रहा है। बट जब वो अगले 6 महीने बाद एग्जाम में आ जाएगा, तो आप वो आंसर रिकॉल ही नहीं कर पाते। वही प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। जो रैंडम क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, वहां भी आपको यही एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, 3 तरीके के ऑर्डर में हम चलेंगे। पहला, एक्टिव रिकॉल। आपको पैसिवली रीड नहीं करना है। आप ऐसा मत करो कि मान लो कोई भी पैराग्राफ है, अब आपने उसको रीड कर लिया, उसके बाद दोबारा से आप उसको रीड कर रहे हो, ऐसा मत करो। आपने मान लो एक पैराग्राफ रीड किया, अब उसमें अपना टेस्ट लेने शुरू करो। जैसे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, जैसे हम बचपन में करते थे कि कोई भी, हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है, उसके बाद हमारे टीचर्स या एक ओरल टेस्ट हो जाता था स्कूल में, या फिर हमारे पेरेंट्स आते थे और वो हमसे पूछते थे किताब खोल के कि बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। तो वो क्या है, वो आपको ना लगातार टेस्ट करते थे। आपको ये भी पता होता था कौन सा आंसर आपको आता है, आपके माइंड में फिट हो जाता था, क्योंकि वो फैक्ट फिट होता था। वो सिर्फ ये नहीं होता था माइंड में कि हाँ ये यहाँ पर लिखा होगा, वो फैक्ट फिट हो जाता था माइंड में। अब आपको ये भी उस टेस्ट में समझ में आ जाता था, उस ओरल टेस्ट में, या जो पेरेंट्स आपके टेस्ट ले रहे हो उसमें ये आपको एग्जैक्टली पता लगता था कि कौन सी चीजें आपको याद नहीं आ रही हैं, कौन सी चीज आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो बाद में जब आप वो चीज देखते थे ना कि अरे ये मैं भूल गया था या भूल गई थी, तो उस चीज पे दोबारा उसी ढंग से ध्यान जाता है और फिर वो बाद में याद रह जाती है जब हम उस पर ध्यान देते हैं अच्छे से। तो आप क्या कर रहे हो कि आपको क्या करना है, पूरी बुक, आप मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, आप बुक को कवर करो और खुद से पूछो कि परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया। एक बार पढ़ लिया, अब बुक को कवर करके देखो। दूसरा, मिक्स रीडिंग करनी है, मतलब कि आप रिवीजन जब कर रहे हो ना, तो टॉपिक्स को ना मिक्स कर दो। ऐसा मत करो कि अभी आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हो, वही चैप्टर चल रहा है, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है,
पहले मान लो आपने पढ़ा कि रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अब इसके साथ ही आप पढ़ लो आईएनसी के सेशंस, इसके साथ आप पढ़ो गांधीयन मूवमेंट्स। ये सारी चीजें आप एक ही सिटिंग में खत्म करो। तो आप क्या कर रहे हो, टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ रहे हो। उससे क्या होगा, आप ना वो रोट लर्निंग वाले सिस्टम में नहीं जाओगे और वो किताबी जो बहुत ही ट्रेडिशनल वे में एक के बाद एक चैप्टर पढ़े जा रहे हैं उसमें बोर हो रहे हैं, वो चीज नहीं जाएगी। आप समझोगे उसको, विजुअलाइज कर करके पढ़ो। साथ में रैंडम ऑर्डर फॉलो करो। एग्जाम्स में ना कभी भी सीक्वेंस में तो पूछा नहीं जाता है, अभी ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा रिवोल्ट ऑफ 1857 पे ही 5 क्वेश्चन पूछ लिए, नहीं। आपको अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा शफलिंग कर पाओ। कि मान लो पीवाईक्यूज आप कर रहे हो, तो पीवाईक्यूज को भी ना थोड़ा सा इंटरलिंक कर दो एक एक चैप्टर से या किसी टॉपिक से। पीवाईक्यूज को भी मिक्स तरीके से पढ़ो। चैप्टर वाइज रिवीजन करने की बजाय थोड़ा सा पीवाईक्यूज को शफल कर करके पढ़ो, सो दैट आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। अब स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए जब आप हाईलाइट कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो। जैसे पहली रीडिंग जब आप करते हो, आपको सिर्फ की टर्म्स हाईलाइट करनी है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स लगती हैं सिर्फ वो। सेकेंड रीडिंग में आप क्या करोगे, आप फैक्ट्स हाईलाइट करोगे जो आप पहली रीडिंग में रिकॉल नहीं कर पाए थे। मतलब मान लो आपने पहली रीडिंग लगाई, की टर्म्स आपने हाईलाइट करके रख ली, अब आपने इसमें अपना कुछ टेस्ट दिया। अब सेकंड रीडिंग जब आप कर रहे हो, आपको ये समझ में आएगा कि ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं रिकॉल नहीं कर पाया था, तो आप उन्हीं फैक्ट्स को अंडरलाइन करो जो आप रिकॉल नहीं कर पाए थे। थर्ड रीडिंग में आप सिर्फ जो आपका हाईलाइटेड पार्ट है ना, अब सिर्फ उसी को ही रिवाइज करोगे, बाकी सारा आपको छोड़ देना है। अब होता क्या है ना, हम बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं और जो पार्ट हमने छोड़ा होता है ना वो भी पढ़ने लग जाते हैं। वो नहीं करना है, वो सिर्फ उस केस में करना है जब आप एक मतलब ना समझ पाओ जो आपने हाईलाइट किया है, सिर्फ उसके लिए आपको लाइन रीड करनी है। अदरवाइज लाइंस रीड मत करना, सिर्फ हाईलाइटेड पे ही फोकस करना, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा है। तो उससे क्या हो जाएगा, आप अपने वीक जोन्स पर फोकस कर पाओगे। बार बार जो चीज आपको पता है उसी पे ही रीड कर करके कोई फायदा नहीं होगा उससे। अब आपका माइंड कैसे रिमेम्बर कर पाएगा वही सारी चीजें। तो सबसे पहले रिविजन्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस देना शुरू करो। रिविजन्स को ना कुछ डेज में, मान लो आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा है, उसको आप कल रिविजन कर लो, उसके बाद उसका रिवीजन एक हफ्ते बाद करो, और उसके बाद एक महीने बाद रिवीजन कर लो। तो क्या हो गया ना, स्पेस हो गया। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारा पढ़ लिया फिर दूसरा पढ़ लिया, वो चीज नहीं। दूसरा, इमेजिनेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स को आपको ना सोच सोच के कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सोचना कि जब दांडी मार्च हो रहा था तो गांधी जी कैसे जा रहे होंगे, कैसे उन्होंने नमक बनाया होगा, वगैरह वगैरह, इमेजिनेशन में। लर्न एंड टीच में क्या होता है, मान लो अभी आप जब स्कूल में थे, टीचर ने कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी कि आपको कोई टॉपिक दे दिया होगा कि ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के आना है और कल पूरी क्लास में आप ही ये टॉपिक पढ़ाने वाले हो। वो टॉपिक ना हम लोग इतने अच्छे से करके जाते थे कि अगले दिन हमें इतना अच्छा वो टॉपिक आता था, सिर्फ वही फोकस होता था, हम बहुत अच्छे से पढ़ा जाते थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाने के लिए हमें खुद भी समझना पड़ता था। तो आपको अपना वही कोई भी टॉपिक अपनी फ्रेंड को समझा दो, अपने पेरेंट्स को में से किसी को पकड़ लो, उनको समझा दो, आपका क्या है ना, जो रिटेंशन पावर है वो और ज्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, मैंने तो इनफैक्ट जब पढ़ाई शुरू की थी, मैंने तो यूट्यूब चैनल ही वैसे ही बनाया था अपने आप को पढ़ाने के लिए, सही बताऊं तो आप जब भी कुछ खुद से पढ़ के और पढ़ाते हो ना, तो उसमें आपका रिटेंशन बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आपको खुद समझ में आ चुका होता है। नॉलेज को थोड़ा सा लिंक करना है, जैसे कि इवेंट्स अलग अलग होंगे, उनको कनेक्ट करके पढ़ो, जो कि मैंने आपको बताया। जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, उसको नेशनलिज्म के साथ लिंक कर दो, उसको फिर आईएनसी के फॉर्मेशन के साथ लिंक कर दो। इस तरीके से मतलब आप थोड़ा सा समझ के चलना। अब इसको यूपीएससी के प्रिपरेशन में कैसे आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको पीवाईक्यू ड्रिवन स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। मतलब कि आपको ये देखना है, पीवाईक्यू से पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, किसका वेटेज कितना है, किस टॉपिक में से कितना पूछा जा रहा है। जो टॉपिक में से ज्यादा पूछा नहीं गया है या बहुत टाइम पहले का पूछा गया होगा, उसको छोड़ दो। जैसे सिनॉप्सिस आईएएस में पिछले 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तो हमने पिछले 45 साल के कवर किए हैं। उससे क्या होता है ना, कि मान लो 45 साल में एक टॉपिक पे एक ही बार क्वेश्चन पूछा है, वो छोड़ दो ना। ऐसे भी तो टॉपिक्स हैं जिसमें से 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 15-20 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं।
अभी होता क्या है ना, हमें लगता है कि अरे यार 45 साल तो बहुत बड़ा टाइम है, बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी होगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक ही टॉपिक में से ना रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उसी टाइप के। मान लो अभी 10 बार एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन तो एक ही पढ़ना है ना, वो 10 बार रिपीट ही तो हुआ है। उससे क्या होगा कि आपको वेटेज समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक में से सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, वो अच्छे से करके जाओगे आप। दूसरी चीज है, आपको ना एग्जाम और सब्जेक्ट ऑर्डर दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि अभी एग्जाम में ऐसा तो नहीं पूछ रहा है ना कि अभी 1857 रिवोल्ट के ही सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा नहीं हो रहा ना। अभी मान लो अभी प्रीएम्बल का एक क्वेश्चन आ गया, उसके बाद हो सकता है फंडामेंटल राइट का एक क्वेश्चन आ जाए, फिर उसके बाद हो सकता है एनवायरमेंट पे क्वेश्चन आ जाए, फिर हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री पे क्वेश्चन आए, फिर हो सकता है इकोनॉमी पे क्वेश्चन आए। तो अभी क्या है, आप कोई ऑर्डर में नहीं चल रहा है ना, तो वैसे आप चलाओ, एग्जाम लाइक ऑर्डर चलाओ। साथ ही साथ आपको कुछ एक एक पेज के चार्ट टेबल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे हाई यील्डिंग एरियाज के। मतलब कि जैसे गवर्नर जनरल्स के आप बना लो, या आईएनसी के सेशंस हो गए उस पर बना लो, गांधीयन मूवमेंट्स हो गए। तो हाई यील्डिंग एरियाज वो हो गए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ उसमें से पूछता ही है। ये वेबसाइट है synopsize.com, यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज में जाना। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स है, बट आपको कहाँ जाना है, 2020 50-50 सीरीज, ये 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये पूरी लिस्ट है जिस जो हर साल टॉपिक रिपीट होते हैं इसमें से, ये आप छोड़ नहीं सकते। ये आप चाहे यहाँ से प्रिपेयर कर लो, चाहे कहीं और से प्रिपेयर करो, चाहे खुद से प्रिपेयर करो, ये आपको करके जाने हैं। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उस चीज पर फोकस करो जो आपको नहीं करनी है, तो आपके सक्सीड होने के चांस ज्यादा रहेंगे। क्योंकि हो क्या जाता है कि मान लो इतना सा सिलेबस है, अगर हमें ये डिसाइड कर ले हम कि ये सारा हमें नहीं करना है, पीवाईक्यूज उसमें हेल्प कर देंगे आपकी। 45 ईयर्स के करना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको ट्रेंड इन डेप्थ पता लग जाता है। अगर आप 5 या 10 साल के करके जाओगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पुराने पुराने टाइम से रिपीट हो रहे हैं। आपको तो ये भी पता नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर सिर्फ 10 साल के करके जा रहे हो, आपको कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है भी या नहीं। वो क्वेश्चन हुआ होगा रिपीट 25 साल पहले, आपको पता ही नहीं है ना। तो 25-45 साल से क्या आपको आइडिया तो लगेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आप ये डिसाइड कर लो कि अरे यार ये मेरे को नहीं पढ़ना, क्योंकि 45 साल में कुछ पूछा ही नहीं है इसमें से, तो उसमें से जो करना है ना, उसकी लिस्ट बहुत ही शॉर्ट बनेगी और उसको आप बार बार रिवाइज अच्छे से कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा भावनाओं में बह के सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीएचडी हमें नहीं करनी है। जो चीज नहीं पढ़नी है उसी पर ही फोकस आपको रखना है।